नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ हुमायूं टॉम के पास और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल के साथ हुमायूं टॉम दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ हैं सर। आपका नाम क्या हुआ? एक गाइड है। मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर सिंह, वन ऑफ द गाइड्स इन दिल्ली। ओके, आप ये यहाँ ऑफिशियली? हाँ, सर ये ऑफिशियली गाइड है यहाँ से हुमायूं टॉम की तरफ, जो आज हमको ये सर बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको हम हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसमें सिर्फ हुमायूं का मकबरा नहीं है, यहाँ पे और भी कई मकबरे हैं, जिसमें से कि ये ईसा खान का मकबरा भी एक काफ़ी प्रसिद्ध है। और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर एक बहुत व्यापक तौर पर रेस्टोरेशन का पुनर्नवीनीकरण का काम हुआ है, तो उसके अंतर्गत इसको काफ़ी सुंदरता से पुनर्स्थापित किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी है इस पुनर्स्थापित करने के काम में कि जैसा मूल काम था पहले, जो ओरिजिनल काम जो उस वक्त किया गया था जब ये मकबरा बना था, तो वैसी ही शैली में इसको बनाया गया है, वैसे ही तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो इनका इसमें एक चीज़ पूछना था कि हाँ। ईसा खान का एक्चुअली ये सूर डायनेस्टी से आते थे। हाँ। फिर यहाँ पे मुगल डायनेस्टी में इनका ये मकबरा एक कैसे है मैं बताता हूँ। क्योंकि जिस वक्त यहाँ पे शासन था सूर डायनेस्टी का, उस वक्त ये एक अमीर थे, अमीर यानी कि उनके दरबार में एक काफ़ी अच्छे अहोदे पे विराजमान थे। तो इनका पूरा नाम था ईसा खान नियाज़ी। हाँ, ये नियाज़ी परिवार के थे। तो उनकी मृत्यु से पहले ही कहते हैं उन्होंने अपना ये मकबरा बनवा लिया था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको इसमें दफनाया गया है, ईसा खान नियाज़ी को, और बाद में उनके परिवार की भी कब्रें इसके अंदर हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली। चलते बात करते हैं। ये जो इमारत है सामने वो दिख रही है, वो तो मकबरा है, बट उसके बगल से एक मस्जिद भी है, ईसा खान की मस्जिद कहलाती है। अच्छा। उस वक्त का ये एक वो रहा है दौर की, जिसके पास अच्छा खासा पैसा था तो वो मकबरे के साथ साथ मस्जिद भी बनवाते थे। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त की ये एक अपनी प्रचलित व्यवस्था थी जिसको वो लोग फॉलो करते थे। और इसमें टाइल्स की खूबी ये है कि ये टाइल्स हमारे उस वक्त भारत में कम, बेजेंटाइन टाइल्स बोलते हैं, बेजेंटाइन टाइल्स या समरकंद जैसे इलाकों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उज़्बेकिस्तान, समरकंद वगैरह में। अच्छा। तो उन्हीं से प्रेरित ये टाइल्स हैं, उनके शैली में बनाई गई टाइल्स हैं। अच्छा, वहाँ से टाइल्स लाई गई थी। हाँ, उस वक्त यहाँ पे टाइल्स नहीं होती थी, तो विदेशों से टाइल्स लाई गई थी उस वक्त। अच्छा, तो ये नीला जो है कलर है या फिर ऐसा पत्थर ही है? टाइल है। अच्छा, ये स्टोन ही ऐसा टाइल्स है ये। अच्छा, और अभी भी टाइल्स ही इस्तेमाल की गई हैं, इसीलिए ये रखरखाव का काम बहुत खर्चीला है। क्योंकि टाइल्स होती हैं पत्थरों की, पत्थर अलग अलग तरह के होते हैं, मुख्तलिफ पत्थर होते हैं, जिसमें कि लैपिस लाजुली से नीले रंग का टाइल बनता है। ठीक है, लाल रंग के लिए और कॉर्नेलियन वगैरह स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं। तो उस तरह से ये पत्थर, क्योंकि इनकी अपनी अपनी काफ़ी वैल्यू होती है, तो ये काफ़ी महंगा काम है रखरखाव का। फिर भी एक बहुत अच्छी कोशिश की है आगा खान ट्रस्ट, जो हमारे इस्माइली समुदाय के हैं आगा खान, जिनका मुख्यालय इस समय पेरिस में है। अच्छा। तो उनकी संस्था है आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, और भारत सरकार का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसमें उन्होंने योगदान दिया है। साथ में टाटा ट्रस्ट, टाटा की भी एक सामाजिक संस्था है जो इस प्रकार की धरोहर को स्थापित करने में, उनको संरक्षित करने में से योगदान दे रहे हैं। तो इसमें आप देख पाएंगे कि वो जो सामने की जो स्क्रीन है उसमें एक हिस्सा बहुत लाल रंग का है और एक हिस्सा पुराना है। तो पुराने हिस्से को नए वाले पत्थर के साथ इस तरीके से जोड़ा गया है कि वो पुराना और नया दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। तो ये रेस्टोरेशन का एक अच्छा उदाहरण है। कोशिश ये की गई है कि मूल रचना, जो मूल काम है, उससे छेड़छाड़ ना हो और उससे ही मिलता जुलता काम किया जाए। मटेरियल भी वही इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, इसमें एक गौरतलब बात है कि जो सूर शासन काल की इमारतें हैं उनमें ज़्यादातर ये पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोग क्वार्ट्ज़ाइट कहते हैं। अच्छा। क्वार्ट्ज़ाइट एक्चुअली में ग्रेनाइट और सैंडस्टोन के बीच की एक कड़ी है। ये पत्थर काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी साइज में बड़े लग रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े बाउल्डर्स यूज़ किए गए हैं। और इसमें जो है आपका खास करके इसके अंदर हम लोग कहते हैं चूना गारा इस्तेमाल किया गया है। तो गारे से इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है पत्थरों को। और भीतर की जो साज सज्जा है वो भी चूने से की गई है, चूने को इस्तेमाल करके, और फिर उस पर उकेरा गया है। अच्छा।
ये जो दीवारें वगैरह ये सब उसी टाइम का ये है ना? उसी टाइम की 4 दीवारी है पूरी। और ये चीज़ गौर करना है कि उस वक्त जो इमारतें बनती थी वो इस तरह से बनाई जाती थी कि अगर कोई दूर दराज से यात्री आ रहे हैं, क्योंकि कारवान चलते थे यात्रियों के, व्यापारियों के, तो वो कहीं पे रुक सकें, उनको छायादार जगह मिले बैठने के लिए, उनके पशुओं को बांधने के लिए। तो उस दृष्टि से भी ये इमारतें एक पथिक को यानी कि यात्री को आश्रय देती थी, छाया देती थी, पीने का पानी मिलता था यहाँ पर। अच्छा। और अगर वो नमाज़ पढ़नी है तो उनको यहाँ पे बिल्कुल पास में ही मस्जिद भी है। अच्छा, जो मस्जिद थी। हाँ, मस्जिद का प्रयोग करते थे उस वक्त वो। यहाँ से हाँ, दिखाई देता है अंदर उनकी कब्रें हैं सारे परिवार के लोगों की, साथ में खुद ईसा खान की कब्र भी है। कौन सा किसी कब्र तो है? ये मुख्य रूप से ये बीच वाली कब्र है, बीच वाली ईसा खान। बाकी अन्य मेंबर्स हैं फैमिली के। अब ये नामालूम है कौन कौन है, हम उनको कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि नाम इनके कहीं पर भी नहीं खोजे हुए हैं। अच्छा, हो सकते शायद उनके। हाँ, फैमिली में भी जो भी मेंबर्स रहे हैं। ओके। ये ऊपर का मेडालियन आर्ट बोलते हैं, जो ऊपर देखते हैं ये पूरी, ये रेस्टोरेशन के बाद जैसे दिखाई दे रहा है। ये कलर्स हैं इसके अंदर किए हुए। ये वाइट जो दिख रहे हैं ये कोई मार्बल या फिर हाँ, स्टोन? नहीं, ये पूरा चूना का गारे का काम है। अच्छा अच्छा। हाँ, चूना गारा पर ये पूरा चित्रकारी मतलब कलर्स किए गए हैं। ओके। चलिए अब चलते हैं हुमायूं टॉम की तरफ। अब यहाँ से जो हम देख पा रहे हैं ये मुख्य जो है रास्ता जाता है हुमायूं टॉम की तरफ। और हुमायूं टॉम चूँकि यहाँ इस पूरे रास्ते के आखिरी छोर पर स्थित है, जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की ईसा खान के मकबरे से। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स है जिसको 4 दीवारी के घेरे में अंदर बनाया गया है। तो इसके 4 अलग अलग दरवाजे हुआ करते थे, जिनमें से जिस दरवाजे हम भीतर अब जा रहे हैं ये दरवाज़ा जो है पश्चिम की तरफ खुलता है। हालांकि इसका जो मुख्य दरवाज़ा किसी वक्त में वो दरवाज़ा दक्षिण की तरफ से और उत्तर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा होता था, यानी लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ अंदर आते थे। मगर अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पश्चिम से पूरब की तरफ। इसी रास्ते के दौरान आप एक दरवाज़ा और देख पाएंगे। ये दरवाज़ा कहलाता है अरब की सराय का दरवाज़ा। ये हाँ, अरब की सराय एक ऐसा नाम है जो उस वक्त लोगों ने इस जगह को दिया था कि जब चूँकि हुमायूं की मृत्यु एक दुर्घटना के माध्यम से हुई थी। वो दुर्घटना ये थी कि हुमायूं को बहुत शौक़ था पढ़ने का और उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई थी जो आज भी मौजूद है पुराने किले में। दिल्ली के अंदर पुराना किला है, वहाँ पर स्थित है। तो वो चाहते थे एकांत, जहाँ वो आसानी से अपना एकांत में पढ़ सकें। तो वो लाइब्रेरी उनकी फर्स्ट फ्लोर पे होती थी, यानी चढ़ कर के सीढ़ियाँ ऊपर जाना होता था। तो अक्सर उनको जो नमाज होती थी शाम की, वो पास की मस्जिद से उनको अजान आती थी सुनाई, तो वो अजान के सुनने के बाद नमाज के लिए जाते थे। बट एक दिन कुछ ज़्यादा ही मशगूल थे पढ़ने में और उन्होंने पहली अजान दूसरी अजान मिस कर दी, वो नहीं उठे। और तीसरी अजान जब हुई, जो फाइनल प्रेयर कॉल होती है, तो उसको सुनते ही हड़बड़ी में वो अपने चौगा जो पहनते हैं, क्लोक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो पहनने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी दौरान पहन भी रहे थे और सीढ़ियाँ उतर भी रहे थे। तो वो उनके पैरों में फंस गया वो, और जिसकी वजह से वो लड़खड़ा करके और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए ज़मीन पर आ गिरे। उससे उनको सर में चोट लगी और उस चोट लगने के बाद 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद कहते हैं उनको एक नज़दीक की जगह पर दफना दिया गया था। बाद में उनकी कब्र को उनके सिपहसालारों ने बाद में उनकी कब्र को यहाँ से शिफ्ट कर दिया था सरहिंद में, क्योंकि उस वक्त शेरशाह सूरी का शासन आ चुका था। तो वो कब्र सरहिंद में इनकी ले जाई गई, ये डेड बॉडी। और कहते हैं कि फिर बाद में जब उनकी बेगम
जिनका बेगम नाम था, जो मूल रूप से कहते हैं वो ईरान की रहने वाली थी और वो गई यात्रा पे हज की। तो हज की यात्रा के बाद वो ईरान वापस आते, अब वापसी में अपने होम टाउन ईरान आई, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई मिर्ज़ा मीर गियास, जो कि एक बहुत जाने माने आर्किटेक्ट थे उस वक्त के। तो उन्होंने उनसे अपना विज़न, अपनी मंशा व्यक्त की कि भाई मैं अपने हस्बैंड के लिए, मरहूम पति के लिए एक बहुत अच्छा एक मकबरा बनाना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने सुझाव दिया कि केवल हमारी सहायता से नहीं बन पाएगा, हमें बहुत से लोगों का सहयोग चाहिए होगा। तो फिर कहते हैं उस वक्त जो सेंट्रल एशिया में जहाँ से संभव था कारीगरों को लाना, जिसमें समरकंद है, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान के इलाके हैं, अफ़गानिस्तान के इलाके हैं, वहाँ से चुनिंदा कारीगरों को साथ में लाया गया। तो वो जो कारीगर थे, जिस तरह की वेशभूषा उनकी होती थी, वो ऐसे लगते थे अरब से आए हुए लोग हैं। तो लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि अरब की सराय। तो ये अरब की सराय वो नाम तब से पड़ गया इस जगह का। आज भी यहाँ पर कुछ मतलब छोटे छोटे कमरे नुमा आकृतियाँ हैं जहाँ पे वो लोग ठहरे थे किसी वक्त। तो इस काम का निर्माण जो है, कहते हैं हुमायूं टॉम का जो काम है वो शुरू हुआ था 1565 में, 1565 में, और कंप्लीट हो गया था 1572 में आके। तो उस दौरान जो संभव था उनके लिए संसाधनों का इस्तेमाल कर पाना, वो इस्तेमाल किया गया। 3 प्रकार के पत्थर यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। तो काला जो पत्थर जो देख पा रहे हैं क्वार्ट्ज़ाइट, इसके साथ साथ जो लाल पत्थर है वो लाल बलुआ पत्थर है, रेड सैंडस्टोन, और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया है। संगमरमर का बड़े पैमाने पर सबसे पहले इस्तेमाल की गई इमारतों में ये गिनी जाती है। बाद में इसी काम को बहुत बड़े पैमाने पे जो हम देख पाते हैं वो है आगरा का ताजमहल। तो ये एक प्रकार से एक आदर्श एक उदाहरण है बाकी की मुगलिया इमारतों के लिए, जिसने एक रास्ता आगे के लिए प्रशस्त किया। अच्छा, तो यहीं से कॉपी या इंस्पायर होकर फिर ताजमहल है ना, ताजमहल बना। और जो इंस्पिरेशन है वो इस चीज़ के लेकर के भी है कि ये पहली इमारत है देश में, हमारे भारत में, जिसको 4 बाग शैली में बनाया गया है। 4 बाग का मतलब होता है ऐसी इमारत जो एक बागीचे के बीच में स्थित होती है, उसके चारों दिशाओं में 4 हिस्सों में बटे हुए बागीचे होते हैं। तो ये एक प्रदर्शन है, एक प्रतीक है बागे बेहिस्त का, यानी कि गार्डन ऑफ पैराडाइज का, जिसका वर्णन कुरान में मिलता है। और कहा जाता है कि वो चाहती थी कि उनके जो शौहर हैं उनको जब तक कि फाइनल डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत का दिन जब तक नहीं आता, तब तक वो यहाँ पे अपना आराम करें, और आराम करने वाली जगह ऐसी हो जो स्वर्ग के जैसी हो। स्वर्ग में जिस चीज़ का चर्चा आती है बागे बेहिस्त की, उस तरह की। तो एक पूरी प्लानिंग एक पैराडाइज के गार्डन के रूप में की गई है, ताकि उनका आत्मा की शांति अच्छे से मिले, ऐसा कह सकते हैं, जन्नत प्राप्त हो या जो भी है मान्यता। तो जो मुख्य जो उनका जो मतलब इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक और विशेषता है कि उसके अंदर जो दफनाने का जो विधान है वो मुख्य भूमि में है, मतलब एक्चुअल सॉइल में उनको दफनाया जाना चाहिए। तो इसमें 2 हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा जहाँ पे वास्तविक कब्रें हैं जिनमें उनको दफनाया गया है, मगर उसी दौरान उन्होंने उनके ऊपर फॉल्स ग्रेव्स, जिनको रेप्लिका कहते हैं, वो बनाई गई। तो इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो मुख्य कब्र है या मुख्य हिस्सा जहाँ पे उनको दफनाया गया उनको कोई डिस्टर्ब ना करे जाके। तो जो लोग जाएंगे देखने के लिए, जो भी विजिटर्स होंगे, वो रेप्लिकास को, जो उनकी फॉल्स ग्रेव्स हैं, उनको देख पाएंगे। तो ये सुनियोजित तरीके से बनाया हुआ उस वक्त का एक निर्माण है, जो बाद में आप ताजमहल में भी देख पाते हैं। उसी शैली को इस्तेमाल करा है उन्होंने। दूसरी बात कि बागे बेहिस्त की जब चर्चा होती है तो कहते हैं कि उसमें बहुत बड़ा एक फाउंटेन है बाग के अंदर, बहुत बड़ा एक, और उसमें 4 तरह की नदियाँ बहती हैं उस बागीचे में, जिसके अंदर ये नदियों को प्रतीक रूप में दिखाया गया है, जो आप देख पा रहे हैं, नहरों को दिखाया गया है। तो ये सारा कुछ एक इमेजरी कहते हैं हम इसको अंग्रेजी में, एक परिकल्पना, स्वर्ग की परिकल्पना यहाँ पर दिखाई देती है। जब इसमें वृक्षारोपण की बात आती है तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे सब लगाए गए, बट जो मुख्य रूप से जो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, खास करके ईरानी आर्किटेक्चर में, वो दिखाई देता है साइप्रस का पेड़ जो लगाया जाता है। साइप्रस, ये साइप्रस ट्रीज़ कहलाते हैं, जो लंबे लंबे से दिख रहे हैं। कहते हैं ये मौन का प्रतीक है, एक याद का प्रतीक है। शांति से खड़े हुए, बिना हिले डुले, ये किसी की याद में मौन खड़े हैं और उस व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं जो यहाँ दफनाया गया है।
तो ये साइप्रस ट्रीज़ उसी शैली में रोपे गए हैं जैसे पुराने समय में यहाँ पे कभी रहे होंगे। तो यहाँ पे जो ये बाग हैं, ये सारी चीज़ें बाग उसी जो आज जो दिखाई देता है ये बाग पुनर्निर्मित है, क्योंकि मुख्य बाग की परियोजना जो थी वो समय के साथ साथ विरूपित हो गई, नष्ट कर दी गई समय के साथ। फिर एक वक्त यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, तो उनके शासनकाल में जो चीज़ें वो अपने खुद पसंद करते थे उस शैली के इसको मतलब लेआउट को उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया। मगर जो अभी कोशिश ये है आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट की कि हम वो चीज़ें पुनर्स्थापित कर पाएँ जो मूल संरचना में रही हो पहले। तो उसी शैली को दर्शाते हुए यहाँ पे बहुत से अलग अलग पौधे रोपे गए हैं। अच्छा। और जिसमें कि ये साइकड का पौधा है, ये प्रतीक है समय के गवाह का। ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं ये प्रतीक है समय के गवाह का, इसको विटनेस ऑफ टाइम बोलते हैं। तो ये पौधा भी बहुत धीमी गति से बढ़ता है। इसका कहा जाता है कि एक साल में एक पत्ती निकल के बाहर आती है। तो सालों साल पुराने पौधे हैं। अब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि कितने साल पुराने हैं, मगर बहुत पुराने समय तक ये रह सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है पौधा, जल्दी नष्ट नहीं होता है। अब चूँकि ये इमारत 2 खंडों में बटी हुई है, निचले वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर। तो निचले वाले फ्लोर में एक्चुअल ग्रेव्स हैं जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, उनमें दरवाजे में ताले लगे हुए हैं। अच्छा। मगर जो रेप्लिका है जिसको प्रतिरूप कहते हैं वो हम घूमने के लिए ऊपर जा सकते हैं, उसके लिए अलाउड है। ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर चढ़ते वक्त ये जो सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी स्टीप हैं, काफ़ी तीखी सीढ़ियाँ हैं। कहते हैं उस वक्त के लोग काफ़ी लंबे हुआ करते थे शायद इस वजह से भी, और ख़ास करके जो मध्य एशिया के लोग थे तो वो नेचुरली बहुत लंबे हुआ करते थे। अच्छा, ये यहाँ पे हुमायूं यानी कि अकबर के पिताजी, ठीक है, उनका ये उनको दफनाया, उनके माता, मगर उनके अलावा उन्होंने बनवाया है। हाँ, उन्होंने बनवाया, बेगा बेगम ने। मगर ये इसको मुग़लों का मकबरा या मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाद के शासनकाल के जितने भी अन्य मुग़ल शासक थे उनमें से बहुत कुछ यहाँ पे दफन है। जैसे कि दारा शिकोह की यहाँ पे कब्र है, यहाँ पे फर्रुखसियर की है, रफ़ी उर दर्जात नाम से जो हुए थे कुछ थोड़े थोड़े समय के जो शासक रहे हैं उनको भी यहाँ दफनाया है। मतलब उनके जान पहचान वाले? हाँ, मतलब उनकी फैमिली के ही लोग हैं, मुग़ल शासन के अंतर्गत ही आते हैं वो। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा कब्रें यहीं पे है ना? हाँ, सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं। और हुमायूं टोम्ब का कुछ एक इतिहास उनके कुछ घटनाक्रमों से जुड़ा हुआ है, जो हमारा 1857 का रिवोल्ट है, 1857 का। कहते हैं कि उस दौरान जो है मेजर हडसन पीछा कर रहे थे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय और उनके बेटों का, तो वो यहाँ आके छुप गए थे हुमायूं टोम्ब में, उन्होंने शरण ले ली थी आके। अच्छा, लास्ट जो मुगल बहादुर शाह जफ़र है, कहते हैं पहले वो निज़ामुद्दीन की दरगाह पहुँचे, फिर वहाँ से यहाँ आ गए थे, और यहाँ आके जब वो शरण ले ली थी तो यहीं से उनको निकाल करके गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, और उनके 2 बेटों का भी शायद मार दिया गया था यहाँ से, बाद में यहाँ से ले जा करके खूनी दरवाजे पर उनको फांसी दे दी थी। उनके 2 बेटे थे। अच्छा। और उनको यहाँ से उन पे मुकदमा चलाया, उनको दोषी करार किया कि भाई आपने 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो उसके लिए दंडित करते हुए उनको यहाँ से रंगून निर्वासित कर दिया था। कोई ठोस प्रमाण नहीं होगा तो भी उन लोगों को मारने का प्लान था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन यहाँ करना था और मुगलों को हटाना था। निश्चित तौर पर जो उन्होंने जब शासन स्थापित कर लिया तो दया भाव तो कोई रहता नहीं है। बहुत बेकदरी हुई, इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया जानबूझ करके। इमारतों में रसोई घर तक बना दिए गए थे, जैसे लाल किले की कुछ इमारतें हैं, आज भी हम देख सकते हैं वहाँ जाके, मतलब वहाँ तो खाना हाँ। मगर एक हुमायूं टोम्ब का एक इतिहास एक घटनाक्रम से और जुड़ा है, और वो घटनाक्रम है हमारे देश का विभाजन 1947 में जो हुआ था। तो पाकिस्तान से जो विस्थापितों के जो लोग आए थे, हिंदू आबादी थी, उसमें ज़्यादातर पंजाबी लोग थे, सिंधी और पंजाबी। तो उनको ठहरने के लिए भारत सरकार ने कुछ एक स्थान उनको मुहैया कराए थे, जिसमें कि हुमायूं टोम्ब का परिसर भी था, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें उन्होंने अपने टेंट्स लगा लिए थे। यहाँ पे वो लोग कुछ काफ़ी समय तक रहे, करीब 3 से 4 साल वो लोग रहे थे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें, जब उनको साफ़ सफाई और रखरखाव की बात आती है तो काफ़ी लंबा समय लगा है इसको आज जिस रूप में देख पा रहे हैं उस रूप में स्थापित करने में। अब जो है हम मुख्य जो इसका इमारत का जो गुंबद के नीचे जो कब्र है उस हिस्से में जा रहे हैं, जहाँ पर वो मुख्य कब्र है। मगर जो आप देख रहे हैं वो रेप्लिका है, जो वास्तविक कब्र है वो नीचे है, कैटाकोम्ब यानी नीचे के सेक्शन में, जहाँ पे लोग जा नहीं सकते हैं।
बट इसमें जो मुख्य चीज़ गौर करने वाली है कि इसकी सुंदरता इसकी जाली का जो काम है उसमें दिखाई देती है। जाली वाला काम पत्थरों को तराश के उनको अच्छा तैयार किया गया है। ये पत्थरों का तराशा हाँ, हुआ है? पत्थरों पे किया गया है। ये सैंडस्टोन है और कोशिश ये की गई कि एक बड़े पत्थर से तराश के एक जाली का पूरा एक हिस्सा बनाया जाए। फिर उसको इतने बारीकी से जोड़ा गया है कि उसमें जोड़ दिखाई नहीं देते। उस वक्त जिस समय बनाया था तो जोड़ तब तो दिखते नहीं थे। समय के साथ आज 500 साल हो गए इस इमारत को, तो अब वो दिखाई देने लगे हैं जोड़। मगर दूर से ऐसे प्रतीत होता है जैसे लकड़ी पे किया हुआ काम है ये। तो ये हमारे देश में आज भी ये कौशल जीवित है हमारे परंपराओं के साथ। और यही वजह है कि जब हम रखरखाव की बात करते हैं देश में किसी भी पर्यटक स्थल की या ऐतिहासिक इमारत की, तो हमारे उन लोगों के पूर्वजों के द्वारा ही करा जाता है जो किसी वक्त इन इमारतों में लोगों ने काम किया होगा। परंपरा और धरोहर के साथ साथ हमारी कला भी संरक्षित रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कला को संरक्षण परिवारों के माध्यम से मिला, क्योंकि परिवार में पिता के माध्यम से पुत्र ने सीखा, माता के माध्यम से बेटी ने सीखा। तो कला हमारे यहाँ जीवित रहने का कारण भी यही था कि घर के भीतर ही लोग सीख जाते थे। किसी विशेष इंस्टीट्यूट, स्कूल आदि की व्यवस्था नहीं होती थी, घर के द्वारा ही सीखने का मौका मिलता था। तो पत्थर काटने वाले संग तराश होते थे और बहुत सारे कौशल के साथ वो लोग चीज़ों को कर पाते थे, और इस चीज़ का प्रमाण है आज ये इमारतें। तो आप जो देख रहे हैं ये बड़ी सी जो कब्र है ये हुमायूं की है। ये प्रतिरूप है उस कब्र का जो इसके नीचे मेन सेक्शन में बनाई गई है। अच्छा, ऊपर में ये क्या है? ये जो लैंप जो देख रहे हैं ये लैंप, ओरिजिनल लैंप तो यहाँ पे मिसिंग था। अच्छा। क्योंकि एक ऐसा समय भी रहा है कि यहाँ पे चीज़ें यहाँ से उठा ले गए लोग। अंग्रेज़ों के शासन काल में भी बेकदरी रही है। तो मूल जो एक्चुअल लैंप थी वो मिसिंग थी। तो फिर बाद में लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ये 1902 से 1905 के बीच में बहुत सी जगहों पर रेस्टोरेशन का काम उन्होंने कराया था। तो उसमें ये लैंप कहते हैं वो इजिप्ट से कुछ लैंप्स लेकर आए थे, जिन लैंप में से एक लैंप शायद उन्होंने आगरा में स्थापित कराई है, एक लैंप यहाँ पे है और एक लैंप फतेहपुर सीकरी में है। तो ये जो लैंप देख रहे हैं ये मिस्र धातु से बनी हुई है। अच्छा। मिक्स मेटल है ये, और शैली इसकी वही है जो पुराने समय की शैली है जिससे बनाई जाती थी। इसमें 8 कोणों में रचना है, ये अष्टकोणीय रचना है। तो इसमें अलग अलग रूम्स हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर, चूँकि केवल एक कब्र नहीं है सिर्फ हुमायूं की, बल्कि अन्य लोगों की भी कब्रें हैं, और ये कब्रें सभी उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों की ही हैं ज़्यादातर। तो इसमें अलग अलग रूम्स हैं जिसमें अलग अलग कब्रें हैं, मगर एक कब्र को कहा जाता है जो पत्नी थी उनकी, जिन्होंने ये इमारत बनवाई थी, उनकी भी कब्र है। बाकी जब उनको दफनाया जाता है तो जो मक्का जो है उस तरफ उनका सर होना, मतलब उनका चेहरा होना चाहिए। तो दफनाते वक्त उनके शरीर को जो है, सर को जो है दक्षिण की तरफ रखा गया है, नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, मगर चेहरा जो है वेस्ट में यानी मक्का की तरफ उनको टर्न करा जाता है। तो ये दिखाया गया है इसके माध्यम से। ये किबला कहलाता है। मिहराब जो छोटी सी देख रहे हैं ये प्रतीक है मक्का के डायरेक्शन का। अच्छा, ये पश्चिम की ओर? हाँ, पश्चिम की ओर है, क्योंकि भारत के पश्चिम में मक्का स्थित है। अच्छा, तो इसीलिए हमारे हुमायूं टॉम्ब की जो एंट्रेंस है, हम जब उधर से चल कर के आए तो हमें एंट्रेंस एकदम यहाँ पे सीधे नहीं मिल पाई, क्योंकि हम आ रहे थे पश्चिम से पूर्व की तरफ। बिल्कुल। और जो इसका एंट्रेंस होता है किसी भी कब्र का या मकबरे का खास करके, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, यानी कि दक्षिण से हम उत्तर की तरफ अंदर आए हैं। अच्छा। क्योंकि उसको जब दफनाते वक्त सर जो है उत्तर की तरफ है, पैर उनके दक्षिण की तरफ है और चेहरा उनका पश्चिम की तरफ। अच्छा, तो मक्का भी पड़ता है पश्चिम की तरफ, इसीलिए वो जो छोटी सी जो जाली के भीतर है ना, झरोखा जो बना है वो उस प्रतीक है उसका, मक्का के डायरेक्शन का। बाकी जो कब्रें होती हैं उनको संगमरमर से बनाया गया है, और ये ठोस संगमरमर है। खास करके इस तरह का संगमरमर जो है भारत में मकराना नाम का स्थान है, जो कि राजस्थान में जोधपुर और जयपुर के बीच पड़ता है, वहाँ से लाया गया है। उन पत्थरों को इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर जा सकते हैं ना? हाँ, इसमें जा सकते हैं। ये वो सेक्शन है। अब यहाँ पे हम कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते कि ये किस व्यक्ति की कब्र है, मगर कहा जाता है कि ये वो उनकी जो पत्नी थी जिन्होंने ये मकबरा बनवाया है, बेगम, जिनको बाद में हाजी बेगम के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि वो हज करके आई थी।
तो सम्मान के रूप में उनको हाजी बेगम भी बोला जाता है। तो ये जो कब्र देख पा रहे हैं, ये कब्र जो है ये हाजी बेगम की, और कहते हैं उनकी 2 बेटियों की कब्र है, बट ये कुछ कंफर्म नहीं है, किसी पे नाम नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए ऐसा मतलब कहा, लेकिन इतना कंफर्म है कि उन्हीं की हाँ, फैमिली से रिलेटेड है। यहाँ पे जो इस तरह से जो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा कमरा टाइप का, झरोखा टाइप, एक्चुअली झरोखे हमारे किसी भी कब्र का एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं, क्योंकि दफनाने का जो सिद्धांत है वो ये है कि दफनाते वक्त किसी इंसान की कब्र को वास्तविक भूमि में दफनाना है, और उसके ऊपर कोई स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए, वो खुला आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे दफन होना चाहिए। अच्छा। अब चूँकि ये राजाओं महाराजाओं के पास एक संसाधन थे, तो उन्होंने अपने मकबरे बनवाए। अब मकबरे बनवाए तो प्रतीक रूप में एक खुले आकाश का प्रतीक है, एक डोम जिसको हम गुम्बद कहते हैं, वो आकाश का प्रतीक है। और चूँकि खुला होना चाहिए आसपास, तो ये जालियाँ उसका प्रतीक है, जैसे हवा और पानी, मतलब हवा का और रोशनी का सीधे अंदर आना संभव हो पाए। तो वो आकाश तत्व को भी दर्शाते हैं और एक खुले होने का भी एक आभास दिलाते हैं। तो इसीलिए जालियाँ प्रमुखता से बनाई गई हैं हर जगह। और भी छोटे छोटे कमरे बने होंगे ना इसके अंदर? हाँ, इसमें 8 कमरे में 8 कमरे, और हर किसी में कब्रें बनी हुई हैं। अच्छा, 8 कमरे और सब में कब्रें हैं। और ये किनकी कब्रें हैं, जैसे हमने बताया अभी, आइडेंटिफाई। कहीं कहीं पे 2, कहीं कहीं पे 3 है, इसका मतलब निर्भर करता है कि कौन से समय काल में कौन कौन किसकी मृत्यु हुई और किसको अवसर मिला यहाँ दफनाने का। तो वही है यहाँ पे। कहीं पे हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, कहीं पे उनके फैमिली में और भी कोई मेंबर्स हैं। बट एक चीज़ सुनिश्चित रूप से कही जा सकती है कि यदि अगर किसी महिला को दफनाया गया तो उसकी कब्र पर ये एक स्लेट का जो प्रतीक चिन्ह है ये दिखाई देता है। अच्छा, ये स्लेट आपको दिखेगी। महिला का कब्र होगी फीमेल वाली, तो ये स्लेट मिल जाएगी। और यदि पुरुष की है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पुरुष को दर्शाने के लिए विशेष तौर पर एक पेन बॉक्स बनाते हैं, कलमदानी। अच्छा। वो मैं आपको बाहर कुछ एक कब्रें हैं उनमें दिखा दूँगा। तो ये कंफर्म है कि फीमेल का है ना? फीमेल की है। और ये मेल एंड फीमेल में से ये मेल की है, ये कंफर्म है, क्योंकि ये प्लेन हो सकती है या इसके ऊपर एक कलमदानी हो सकती है। ओके। हाँ, मगर फीमेल को उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर ये स्लेट जरूर बनाई है हर जगह। अच्छा। क्योंकि हुमायूं टॉम की जो कब्र है वो प्लेन है, उसको कुछ नहीं दर्शाया गया। अच्छा। और हुमायूं की जो बीवी थी उनकी, हमीदा बानो बेगम, वो उनकी दूसरी बीवी थी, क्योंकि इनकी 2 बीवियाँ थी, बेगा बेगम और हमीदा बानो बेगम, जिनके मुख्य रूप से हम चर्चा कर पाते हैं। तो हमीदा बानो बेगम जो थी, जिनसे कि अकबर का जन्म हुआ था, तो वो तो चली गई थी, यहाँ से आगरा शिफ्ट हो गई थी। बेगा बेगम चूँकि हज करके आई और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी इसको बनवाने की, तो वो यहीं पे रही। और कहते हैं उन्होंने जीवन भर की अपनी पूंजी इस इमारत को तामीर करने में खर्च कर दी थी। उस वक्त जो खर्चा आया था वो आया था यहाँ पर बनाने का 15 लाख रुपए। 15 लाख। और इसका एक अनुमान आप लगा सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। कहते हैं कि उस वक्त 1 किलो में 704 केजी बादाम आ जाता था। 1 रुपये में 704 केजी बादाम। आज की तारीख 1 रुपये में 704 केजी बादाम और 15 लाख में ये बना तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कीमत क्या रही होगी। अरबों में होगी। हाँ, तो ये है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मात्र है। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी कब्रों में एक कब्र है जिसके विषय में नाम है। ये सामने वाली इमारत जो देख पा रहे हैं ये कहलाती है बार्बर का मकबरा। ये बार्बर यानी नाई का मकबरा। अच्छा, कोई नाई हाँ, संभव है कि ये इनके बहुत प्रिय नाई रहे हों, जिन्होंने इनकी बहुत सेवा की लंबे समय तक। तो रानी जो है रानी साहिबा ने उनकी भी कब्र को यहाँ पे मौका दिया है उनको दफनाने का, तभी तो जगह मिली है। हाँ, बाकी एक यहाँ पे सफ़ेद इमारत पेड़ों के झुरमुट के पीछे दिखाई दे रही है। ये एक गुरुद्वारा है जिसको दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ पर चूँकि एक ऐतिहासिक प्रसंग है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उनके बेटों में भी परस्पर युद्ध आरंभ हो गया था। और उस युद्ध में जो उनके सबसे बड़े बेटे थे मुअज्जम, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को
प्रार्थना की कि भाई हम आपकी सहायता चाहते हैं, और क्योंकि आपने भी एक बुरा वक्त देखा है और आप भी चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, क्योंकि आपके बेटों को भी एक क्रूरता से मार दिया गया। तो ये जो पूरा प्रसंग है 1707 का है, जब गुरु गोविंद सिंह और मुअज्जम की मुलाकात यहाँ पर हुई बताई जाती है। तो जब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह पंजाब से आए तो उन्होंने यहाँ पे आके दम लिया था, यानी रेस्ट करा था कुछ समय के लिए। तो वो जो दम लेना या रेस्ट करना है, उसी से फिर ये नाम दमदमा साहिब पड़ा है इसका। अच्छा, तो जो उसका नाम है दमदमा साहिब। और ये जगह जो है मुग़ल शासनकाल में जब मुअज्जम को उन्होंने सहायता करी और मुअज्जम फाइनली विजयी हुआ अपने भाइयों से युद्ध में, तो मुअज्जम जब राजा बना तो उसने अपना नाम रखा बहादुर शाह, जिसे हम बहादुर शाह प्रथम भी बोलते हैं। अच्छा। और बहादुर शाह बनने के अपना शासन में स्थापित होने के बाद स्वयं को उसने फिर ये जो छोटा सा एक भूमि का टुकड़ा है वो सिख समुदाय को ही दे दिया था। और वहाँ पे फिर एक उनकी यादगार में एक छोटी सी इमारत थी। बाद में चल कर के ये जो है एक गुरुद्वारे का स्वरूप जो आज देख पा रहे हैं, ये 1984 में निर्मित है। हुमायूं की जो बीवी हैं उनका कब्र यहीं पे है? हाँ, वो हमने वो दिखाया ना, वो बेगा बेगम हमीदा बानो का भी होगा यहाँ पे, मगर पता नहीं वो कौन सा है। लेकिन ये हुमायूं टॉम को तो बनवाई है हमीदा नहीं, बानो बेगा बेगम नहीं। कई बार ये मैं देखता हूँ confusion- गूगल पे विकिपीडिया में लिखा होता है शायद। हमीदा बानो एक्चुअली में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बेगा बेगम अलग है। बेगा बेगम कोई हाजी बेगम है। पानी पियोगे आप? हाँ, तो हम जैसे भीतर चर्चा कर रहे थे कि एक महिला की कब्र को दर्शाने के लिए स्पष्टीकरण दिया गया है, वहाँ पर एक स्लेट को दर्शाया गया है। वैसे ही पुरुष की कब्र को भी अगर स्पष्ट दर्शाना कि ये पुरुष की ही है, तो ये कलमदानी होती है, इसको हम पैन बॉक्स कहते हैं। ओके दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये कलमदानी पहचान है मेल कब्र होने का, राइट? हाँ जी। ओके। और इसमें अगर जो भी चीज़ दर्शाते हैं डायरेक्शन के बतौर, तो आप देख सकते हैं वो वहाँ पे उन्होंने वो बनाया हुआ है, जो एक कैलीग्राफी का एक नोट लिखा हुआ है जो ये दिखाता है इनके डायरेक्शन को। सर कहाँ पर है, ये उत्तर दिशा में है, और चेहरा कहाँ पर है, पश्चिम की दिशा में। वैसे हिंदू में भी वैसे ही है, नॉर्थ में। हाँ, भारत में अगर जब हम मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की जब अंत्येष्टि करते हैं तो उसका सर हम नॉर्थ की तरफ रखते हैं। काफ़ी अच्छा भी है। सूर्यास्त के समय पश्चिम की तरफ आ जाता है सूरज, तो इसीलिए ये जो है शाम के वक्त आपको देख पा रहे हैं जो सूरज इसकी मुख्य इमारत पर दिखाई दे रहा है। अब ऊपर अब जैसे इनकी साज सज्जा में बहुत सारे प्रतीकों को देख पाते हैं। तो ये हमारे भारत में जितने भी मुग़ल या आर्किटेक्चर है, इनको हम लोग इंडो इस्लामिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे भारतीय या हिंदू प्रतीकों को भी सम्मिलित किया गया, जिसमें कि ये जो सितारा देख रहे हैं, ये लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये स्टार ऑफ डेविड है, जो कि यहूदियों का एक चिन्ह है, क्योंकि उनके यहाँ पर ये 6 पॉइंट वाला स्टार प्रतीक रूप में माना जाता है उनके 6 मुख्य समुदायों का। मगर ये ना तो यहूदी है और ना ही ये इस्लामिक है। ये मुख्य रूप से जो लिया गया है, ये हिंदू जो हमारी फ़िलासफ़ी है, जिसमें हम मानते हैं कि 3 चीज़ों के संयोग से प्रकृति में किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है, जिसमें हम स्त्री और पुरुष का युग्म कहते हैं बनता है, और प्रकृति उसमें सहयोग करती है, तो ही किसी चीज़ का जन्म होता है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स दिखाए गए हैं जो एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, इंटरवोवन है एक्चुअली। एक ऊपर की ओर जो है एक पॉइंटेड ट्रायंगल और एक नीचे की तरफ पॉइंटेड है। अगर जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो ये सितारा बन जाएगा। और बीच में आप देख रहे हैं ये जो फूल है, ये बेसिकली एक लोटस मेडेलियन है, लोटस फ्लावर है, जो कि अर्ध खुला दिखाया गया है। तो ये लोटस बड है जो प्रतीक रूप में प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति के बिना ये जो भी संरक्षण का या संरचना का काम या पुनर्जीवन का काम हो नहीं सकता संभव, तो इसीलिए उसको आधारभूत रूप में मध्य में रखा गया है। दोस्तों, ये हमारे गाइड सर थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है हुमायूं टॉम के बारे में। अधिकतम लोग सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी बात है कि आपने कोशिश की अच्छी। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको, ये जो ब्लॉग है, आपको पसंद आएगा, और उम्मीद करता हूँ
आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे अभी बहुत सारे ब्लॉग मैं इस चैनल पे डालूँगा, तो आप देख पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ मेरे मेहनत को आप शायद सफल बनाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।